बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 11 किस्तें सुन चुके हैं और अब 12वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। ये जगह खतरनाक हो चुकी थी। हरचंद के हाल में इस वक्त कोई जिंदा आदमी मौजूद नहीं था जिससे मुझे कोई खतरा होता, लेकिन जान बचाकर भागने वालों को रास्ते में कोई ना कोई पुलिस कार ज़रूर मिल जाएगी और वो उसे इस खूनरेज़ी की इतला दे देंगे और चंद ही लम्हात के बाद पुलिस इस पूरी इमारत को घेरे में लेगी और वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। चुनाचे मैं इस कार में आ गया जो मुझे एंड्रयू ने फराहम की थी, लेकिन मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था कि मुझे एहसास हो गया कि कार में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। मैंने बस एक लम्हे में फैसला कर लिया। दूसरे लम्हे कार सड़क पर लहराई और उसमें पूरे ब्रेक लग गए। इस दौरान मैंने 3 बार बतख की सी कैं कैं सुनी और फिर एक जिस्म मेरी सीट के पास गुजर कर विंड स्क्रीन से टकराया और मैंने उसकी गर्दन दबोच ली। एंड्रयू, एक आवाज़ मुझे सुनाई दी और मैंने गहरी सांस लेकर उसकी गर्दन छोड़ दी। सॉरी एंड्रयू, मैंने सर्द लहजे में कहा। भले आदमी, तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी, उसने शिकवा किया। दर हकीकत तुम्हारी जान बच गई एंड्रयू, तुम्हें इस तरह कार में छुप कर नहीं बैठना चाहिए था। मैंने कहा। एंड्रयू के आवाज़ अभी तक दुरुस्त नहीं हुए थे। वो दोनों हाथों से गर्दन मोड़कर उसे झटके दे रहा था। खुदा की पनाह, वाकई तुम तो मुझे मार ही देते। वो गहरी गहरी सांसें लेकर बोला, मगर तुम कार में कहाँ से घुस गए थे डियर एंड्रयू? बस दोस्त, जिस वक्त हाल में हंगामा हुआ मैं वहीं मौजूद था। शायद तुम भी मुझे देख नहीं सके थे। हाँ, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मैंने इतराफ़ किया। हुआ यूं कि तुम तो बाहर निकल आए थे। मैंने देख लिया था कि तुमने वेटर के जरिए कोई कार्रवाई की है, क्योंकि तुम्हारी उस कार्रवाई के बाद वेटर एनी के पास पहुंचा था और उसने एनी से कुछ कहा था, जिसके नतीजे में एनी पार्कर बाहर निकल गई थी। लेकिन दूसरे लोगों को शायद एनी के निकल जाने पर शक नहीं हुआ था। मुमकिन था कि गोनी एनी के ताकुब में बाहर आता, क्योंकि वह किसी तरह से उसे निगाहों से उजल नहीं करना चाहता था। मगर एनी पार्कर के वहां से निकलते ही उसके साथ साथ पीछे चले आना भी मायूब था, इसलिए वो रुक गया। इससे कबल के गोनी कोई फैसला करता, दफतन हैंडमास्टर की पेशानी में सुराख हो गया। उसकी तेज दिलदोज चीख हाल में गूंजी थी। उसके साथ ही ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया और फिर वहां मौजूद लोगों ने पिस्तौल निकाल लिए। बस उसके बाद ये सारा हंगामा हो गया। मैं मुश्किल जान बचाकर हाल से बाहर निकल सका और उसके बाद सिवाय इसके कोई चारा कार नहीं था कि तुम्हारी कार में आ छुपूं। खुशकिस्मती थी मेरी कि मेरे पास तुम्हारी कार की डुप्लीकेट चाबी मौजूद थी। चुनाचे मैंने तुम्हारी कार का दरवाजा खोला और सीटों के दरमियान छुप गया। बस, मैंने हंसते हुए कहा। हाँ, इतनी ही कहानी है, मगर एनी पार्कर कहाँ है? एंड्रयू ने पूछा। अपने ठिकाने पर, मैंने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। मैं समझा नहीं अली, एंड्रयू ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। तफसील से बताऊंगा एंड्रयू, मैं एनी पार्कर से राब्ता कायम कर चुका हूँ। हरचंद कि उसे मैंने अपना नाम नहीं बताया। आइंदा मेरी उसकी दूसरी मुलाकातें भी होंगी। दूसरी मुलाकात? एंड्रयू मुतजस्सिसाना अंदाज में बोला। हाँ, मैंने कहा। कहाँ, कैसे और कब? मेरा मकसद है कि दूसरे लोगों ने उसे छोड़ दिया होगा। हाँ, एंड्रयू कोई उस तक नहीं पहुंचा, बल्कि वो सूरत हाल से वाकिफ हो गई है और उसने यकीनी तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त कर लिया होगा, मैंने जवाब दिया। ओह, एंड्रयू परेशानी से गर्दन हिलाने लगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुमने खुद कोई तजवीज़ इस सिलसिले में मुझे नहीं बताई थी, इसलिए मेरे ज़हन ने जहाँ तक काम किया मैंने उसी पर अमल किया है। लेकिन डियर अली, क्या इस तरह तुम दोबारा एनी पार्कर तक पहुँच जाओगे? हाँ, मुझे यकीन है, मैंने जवाब दिया और एंड्रयू सीट की पुश से टिक कर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिर बोला, वैसे तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन बहर सूरत जब मैंने इस सिलसिले में तुम पर मुकम्मल भरोसा किया है तो मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही तावन करूंगा। अब कहाँ चल रहे हो? घर? बस अब इसके बाद आराम करेंगे। एंड्रयू शाने हिलाकर रह गया था। शायद उसका ख्याल होगा कि अब यहाँ से मैं एनी पार्कर के पास जाऊंगा। हरचंद के मुझे एनी पार्कर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था उससे मेरे जहन में एक तरतीब ज़रूर पैदा हो गई थी। मुझे यकीन था कि एनी पार्कर दोबारा मुझसे राब्ता ज़रूर कायम करेगी और अगर उसने खुद राब्ता कायम नहीं किया तो हम कोशिश करके उस तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद मेरा और एनी का तारुफ खासा दिलचस्प होगा। मुमकिन है वो मुझ पर एतमाद करने लगे और मेरे अपने ख्याल में उससे बेहतर तरकीब और कोई नहीं हो सकती थी। अगर मैं वहां से एनी पार्कर को उड़ा ले जाने की कोशिश करता तो यकीनी तौर पर वो मेरी तरफ से भी मोहतात हो जाती। और इतना तो मैं जानता था कि करोड़पति लड़की, और वो भी यहूदी, अपने तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम करके ही चली होगी। इतनी आसानी से उस पर हाथ डालना आसान न था। हाँ, इतना मैं जानता था कि अगर उसका एतमाद हासिल कर लिया जाए
तो फिर ये इतना मुश्किल ना होगा, और ये सब कुछ मैंने इसी मकसद के लिए किया था। हम उस इमारत में वापस आ गए जहाँ मेरा क़याम था, जो रेनाल्ड की मलकियत थी। रात के तकरीबन 2:45 बजे थे। रीटा गहरी नींद सो गई थी। एंड्रयू बुरी तरह थका थका नजर आ रहा था, या फिर उसे कोई चोट लग गई थी। आराम करो अली, तुमने वाकई मेरे बदन का जोड़ जोड़ हिला दिया है। मैंने मुस्कुराकर गर्दन को जंबश दी। उसके साथ ही वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मैं भी अपनी ख्वाबगाह में आ गया था। बिस्तर पर लेटकर मैं उस खूनी हंगामे के बारे में सोचता रहा और फिर सो गया। रीटा और एंड्रयू के बारे में मेरे जहन में कोई ऐसा एहसास नहीं उभरा था, क्योंकि रीटा किसी तरह मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती थी। दूसरी सुबह देर से आंख खुली, क्योंकि 3:30 या 4 बजे के करीब नींद आई थी। मैं गुस्से से फारिग होकर बाहर आया तो रीटा मेरे बिस्तर पर नीम दराज थी। उसके हाथ में अखबार था और मुझे देखकर उसने अखबार रख दिया और उठकर बैठ गई। क्या खबरें हैं रीटा? मैंने पूछा। बहुत अहम, बड़ी सनसनीखेज, वो मुस्कुरा कर बोली। तुम लोग भी देर से जागे? मैंने पूछा। नहीं, मैं तो हस्बे आदत जाग गई थी। एंड्रयू देर से जागा था, लेकिन उसका कोई फोन आया और वो फौरन चला गया। नाश्ता किए बगैर? मैंने चूम कर कहा। हाँ। रीटा के लहजे में कोई तासर नहीं था। किसका फोन था? मैंने सवाल किया। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। रीटा के अंदाज में बेरदारी सी थी। नाश्ता कर लिया तुमने? मैंने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। नहीं, तुम्हारे जाग जाने का इंतजार कर रही थी। लगाऊं? हाँ, बुरी हालत है, प्लीज जल्दी करो। नाश्ते के दौरान मैं अखबार देखता जा रहा था। सकारा के हंगामे की खबर बहुत मुख्तसर थी, कोई तफसील नहीं लिखी गई थी। थोड़ी देर के बाद हम नाश्ते से फारिग हो गए। रीटा मुस्कुरा रही थी। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मुझे तो कोई खास खबर नजर नहीं आई रीटा। मैंने कहा। अखबार की बात कर रहे हो? उसका लहजा मैंने खेज था। हाँ, मैंने भी घुमा फिरा कर बात करने की कोशिश की थी, मगर मैं अखबार की खबरों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो कुछ जाती खबरों का तज़किरा कर रही थी। ओह, मैं अब भी नहीं समझ सका। एंड्रयू तुमसे घबराने लगा है, रीटा ने इंकशाफ किया। हैरत है, बात अब भी समझ में नहीं आई। उसके ख्याल में तुम सिर्फ एक तालिब इल्म और एक जज्बाती कातिल नहीं हो, बल्कि इंतहाई ज़ानत से अमल करने और गहरी सोच रखने वाले इंसान हो। क्या इसमें एंड्रयू की घबराहट का कोई पहलू निकलता है? हाँ, रीटा ने जवाबन कहा। वो किस तरह? मैंने उसे खरीदना चाहा। रात को वो बहुत थका हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे जगाया और माजरत करके कहने लगा कि इस वक्त मुझसे गुफ्तगू जरूरी थी, वरना उसे नींद ना आती। बहरहाल वो गुफ्तगू तुम्हारे बारे में कुछ नई मालूमात पर मबनी थी। खूब, कैसी मालूमात? मैंने दिलचस्पी से पूछा। उसने सवाल किया। रीटा, तुम्हारे ख्याल में ये अली किस कदर ज़हनी सलाहियतें रखता है? क्या तुमने इसे बहुत ज़हीन पाया? क्या फितरी तौर पर वो खुद को छुपाए रखने का आदी है? बज़ाहिर तो नहीं लगता। क्यों? मैंने सवाल किया। वो इस कदर सादा नहीं है जितना खुद को जाहिर करता है, एंड्रयू ने कहा। मगर वो खुद को सादा तो जाहिर नहीं कर सकता। अमेरिकन पुलिस को धोखा देकर निकल आने वाला और कई मुक्तदरों को कत्ल करने वाला कोई सादा लू इंसान तो नहीं हो सकता। मैंने कहा। और वो कत्ल जज्बाती नोयत के थे रीटा, तुम कुछ समझने की कोशिश करो। वो कोई तरबियत याफ्ता जराइम पेशा इंसान नहीं है। एक चालाक आदमी की मदद से वो वहाँ से निकल आने में कामयाब हुआ है, लेकिन हालात बताते हैं कि वो हमारी खाम ख्याली थी, असलियत कुछ और है। एंड्रयू के लहजे से परेशानी टपक रही थी। मैं भी हैरान होगी। असलियत क्या है एंड्रयू? मैंने पूछा। वो इंतहाई शातिर, आहनी अजाब का मालिक, ठंडे मिजाज का इंसान है। वो अपने दुश्मन पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। रात को उसने जो किया है उससे अंदाजा होता है कि उसके जहन में कुछ और है, और वो अपने तौर पर बादी जीतने के चक्कर में है। उसके बाद मैंने उससे काफी मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने मजीद तफसील नहीं बताई। रीटा खामोश हो गई। ओह रीटा, ये एंड्रयू की गलत फहमी है, और मेरे ख्याल में कसूर उसका भी नहीं। वो जराइम पेशा इंसान है और ये लोग एक दूसरे से मोहतात रहते हैं, जबकि मेरे साथ ऐसी बात नहीं है। मैं जराइम की जिंदगी नहीं अपनाना चाहता, बल्कि मेरे जहन में कुछ और ही है। तुम्हारे जहन में कुछ भी हो अली, मैं तुम्हें होशियार करना जरूरी समझती हूँ। एंड्रयू अब नाकाबिले एतबार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रीटा, इसकी गलतफहमियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। मुझे उसकी दौलत और एनी पार्कर को अगवा करने से कोई दिलचस्पी नहीं। पहले तो मैं सिर्फ एंड्रयू के लिए सब कुछ करना चाहता था, लेकिन यह मालूम करके कि मिस पार्कर नस्लन यहूदी है, मेरी अपनी दिलचस्पी भी उसमें शामिल हो गई है। तुम्हारी दिलचस्पी? रीटा ने हैरत से पूछा। हाँ, इसराइल के हर दोस्त को दुश्मन पहुंचाना मेरा निस्बुल ऐन है, मैंने कहा, और रीटा खामोश होगी। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया रीटा कि तुमने मुझे एंड्रयू की फितरत से रोशनास कराया। मेरा ख्याल है कि उसके बारे में अपने ख्यालात खराब ना करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मुझसे इजतनाब करो, एंड्रयू के हक में भी बेहतर ना होगा अली, ये बात मैं साफ साफ कह रही हूँ। रीटा ने जवाब दिया।
बहरहाल मुझे इस गुफ्तगू से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने उस बारे में मजीद कुछ न कहा। रीटा भी खामोशी से कुछ सोचती रही। फिर उसने कहा, तुम्हारा कोई और प्रोग्राम है अली? कोई खास नहीं। क्यों? मैंने कहा, मैं ये कहना चाह रही थी चूंकि एंड्रयू मुझे तुम्हारे बारे में कोई हदायत नहीं दे गया। इसके अलावा वो मिस्टर बटरहैंड के यहाँ से मेरी गैर हाजिरी तवील हो गई है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम जो दिल चाहे करो, यहाँ रहकर इंतजार करो एंड्रयू का, या चाहो तो सैरो तफरीह करो, ये तुम पर मुनहसर है। मुझे भी तो अपना मुस्तकबिल अजीज है। ओके, मैंने जवाब दिया और रीटा चली गई। उसके जाने के बाद देर तक मैं उन हालात के बारे में सोचता रहा। रीटा एंड्रयू से काफी बदन नजर आती थी, या ये सब अदाकारी भी हो सकती थी। ऐन मुमकिन था कि एंड्रयू और रीटा की प्लानिंग हो। एंड्रयू से बदजन होने का इजहार करके वो मेरा इत्मीनान हासिल करने की ख्वाहिशमंद हो, क्योंकि जिस तरह वो एंड्रयू से वालिहाना मोहब्बत करती थी, उसके पेश नज़र ये बात किसी कदर अजीब नजर आती थी कि वो इतनी जल्दी उससे इस कदर खींच जाएगी। इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि दोनों मुश्तरका तौर पर इस बात से मुत्तफिक हो गए होंगे कि रीटा मेरा एतमाद हासिल करके मेरी कार्रवाइयों से आगाह होती है। सच्ची बात यह थी कि मैं एंड्रयू के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहता था, बल्कि लंदन में अपने लिए हालात साजगार बनाकर यहाँ से बैरूत निकल जाने का ख्वाहिशमंद था। वैसे फिलहाल तो कोई और कार्रवाई नहीं हो सकती थी और इन दोनों की गैर मौजूदगी में घर बैठे रहना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं था। इसलिए मैं लिबास वगैरह तब्दील करके बाहर निकल आया। कार मौजूद थी, मगर मैंने उसका इस्तेमाल पसंद नहीं किया। मैं रेनाल्ड के मेकअप में था और बाहर अली की हैसियत से पहचान लिए जाने का खतरा भी नहीं था, इसलिए कोई परेशानी ना थी। वैसे इस मेकअप के भरपूर होने की तस्दीक भी हो गई थी, क्योंकि रेनाल्ड के दरीना शनासाओं ने भी मेरी आवाज़ और बोलने के अंदाज पर भी शक नहीं किया था। इसलिए उम्मीद थी कि कोई भी और इस शुबे का शिकार ना होगा। मैं पैदल घूमने लगा। साउथ एंड से लंदन जाने के लिए बहुत से इंतजामात थे, लेकिन मैंने ट्रेन से सफर करने का फैसला किया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक ट्रेन लंदन के लिए तैयार खड़ी थी। ब्रिटिश रेल में मेरे साथ एक शगुफ्ता चेहरे वाली लड़की भी चढ़ी थी। यूं तो बहुत से लोग मेरे साथ ही ट्रेन में सवार हुए थे। लड़की की अहमियत यह थी कि ट्रेन में चढ़ते हुए वो लड़खड़ा गई थी और उसने बेइख्तियार मेरा सहारा लिया था। नन्हा सा बोझ मेरे लिए क्या अहमियत रखता था। मैंने खुशदिली से उसे सहारा दिया और उसने बारीक सी आवाज में मेरा शुक्रिया अदा किया था। इसी भी नाम सी शनासाई ने हम दोनों को एक दूसरे के करीब बिठा दिया था। उसके चेहरे की मासूमियत उसके बारे में कोई बुरी राय कायम करने से रोकती थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 17-18 साल से ज्यादा नहीं होगी। मेरा नाम ग्रीथा मार्लिस है। उसने मेरी ख्वाहिश के बगैर अपना तारुफ कराया। आवाज में बच्चों की सी शोखी थी जो मुझे पसंद आई। मैं रेनाल्ड हूँ। सिर्फ रेनाल्ड? हाँ, सिर्फ रेनाल्ड। इतने मुख्तसर तो नहीं लगती आप। नाम की हद तक इतना ही मुख्तसर हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, नाम की हद तक मुख्तसर हैं। वो बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे उसकी हंसी भी पसंद आई थी। कम अज कम इस हंसी में मासूमियत थी, कोई ऐसी गंदगी या गलादत नहीं थी जो यूरोप का खासा होती है। साउथ एंड में ही रहते हैं आप? उसने सवाल किया। हाँ। करते क्या हैं? बस यूं समझे एक छोटा सा कारोबार है। हूँ? कारोबारी हैं? हाँ, कारोबारी हूँ, मैंने जवाब दिया। ज़हनी तौर पर भी क्या कहा जा सकता है? मैं शाने उचका कर बोला। लंदन किसी काम से जा रहे हैं? नहीं, सिर्फ आवारा गर्दी करने। तो फिर क्यों ना हम दोनों साथ ही मिलकर आवारा गर्दी करें। तुम भी आवारा गर्दी करने जा रही हो? हाँ। क्या करती हो? बस लंदन ही में मलबूसात की तलाश का कोर्स कर रही हूँ। रहती साउथ एंड में हूँ, एक छोटे से फ्लैट में। यहाँ मेरे डैडी और मम्मी जो खुद भी कारोबारी हैं, लेकिन मुख्तसर से कारोबारी। मेरा मतलब है उनका कारोबार हमें इतनी फोकियत नहीं देता कि वो खुद को कारोबारी कह सकें। बस गुजारा कर लेते हैं हम लोग। मेरा ख्याल है मैं मलबूसात का कोर्स करने के बाद किसी अच्छी सी फर्म में मुलाजमत हासिल कर लूंगी। खूब, ये तो अच्छी बात है। हाँ, बस अच्छी बात है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं भी आला पाए की जिंदगी गुजारूं। लंदन में मेरी एक दोस्त है, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कितनी दौलतमंद है वो एक बहुत आलीशान मकान में तनहा रहती है। उसके वालिदैन इतना सरमाया बेचते हैं उसे तालीम मुकम्मल करने के लिए कि उससे एक पूरा खानदान परवरिश पा सकता है, लेकिन वो इस दौलत को तन्हाई उड़ा लेती है। बड़े आदमी की बेटी जो ठहरी। तुम भी बड़ी बन सकती हो। तालीम मुकम्मल नहीं की तुमने, हालात ही साजगार ना थे और यूं भी मेरा दिल पढ़ने में नहीं लगता। तालीम तो इस वक्त अच्छी लगती है जब इंसान माशी तौर पर मुतमईन हो, जबकि हमारे यहाँ हालात दूसरे थे। कोई हर्ज नहीं, सब ठीक हो जाता है। मेहनत इंसान को कुछ न कुछ जरूर देती है। आप तो कारोबारी हैं मिस्टर रेनाल्ड, आपको अंदाजा होगा कि इंसान कितनी मेहनत करके एक बेहतर जिंदगी हासिल कर सकता है। मेहनत का तो कोई तयन नहीं होता मिस ग्रेथा, बस जदोजहद जारी रखनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा और वो बच्चों की मानिंद गर्दन हिलाने लगी।
तो लंदन की ये आवारागर्दी कहाँ से शुरू होगी? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं। लंदन में मेरी बेहतरीन तफरी नेशनल आर्ट्स गैलरी है। मगर आप कारोबारी आदमी हैं, आपको आर्टिस्ट से दिलचस्पी है? क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ नेशनल आर्ट गैलरी देखना पसंद करूंगा। वेरी गुड, तब तो हमारी दोस्ती पक्की। हम नेशनल आर्ट गैलरी देखेंगे और दोपहर को लंच के तौर पर मैकडॉनल्ड में हम बर्गर खाएंगे। काफी के साथ मुझे ये लंच बहुत पसंद है। बिल्कुल ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रास्ते में हम छोटे छोटे कस्बे देखते रहे, वो इन पर तबसरा करती रही और फिर हम होरीवल पहुंच गए। वहां से एक डबल डेकर बस में सवार होकर ट्राइफलगल स्क्वायर आए। नेशनल आर्ट्स गैलरी देखते होने से बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में आर्ट का एक शोबा भी था जिसमें नादर रोजगार तस्वीर लगी हुई थी। बारहा मैंने वो शोबा देखा था और उससे दिलचस्पी भी रखता था। वहां हम तस्वीरों पर तबसरा करते रहे। रेम्ब्रांत, डिगास, अरूबिन और माइकल एंजेलो जैसे शहर आफाक मुसफरों की तहकीकात से बेमिसाल हैं। ऐसी ऐसी हुसीन तस्वीर जिनके सामने से हटने को जी ना चाहे। उलझी हुई बेरब्त जिंदगी के ये चंद लम्हात बड़े फरद बख्श महसूस हुए थे। उसके साथ गरीता की कुछ बचगाना गुफ्तगू बहुत प्यारी लग रही थी। वो नौजवान थी। लंदन की जिंदगी में 18 साल हजारा तजुर्बात के हामिल होते हैं। जिस्मानी तौर पर वो लंदन की 18 साल हुसीना थी, लेकिन ज़हनी तौर पर यूं लगता था जैसे उसने फरिश्तों के दरमियान जिंदगी बसर की हो। नेशनल आर्ट गैलरी में काफी वक्त गुजारने के बाद जब हम बाहर निकले तो आसमान पर धूप चमक रही थी। धूप लंदन के बाशिंदों के लिए बड़ी फर्द बख्श चीज होती है और जिस तरह हमारे मुल्क में बारिश दिलों को गुदगुदा देती है, इसी तरह लंदन के लोग भी धूप में बेहद खुश नजर आते हैं। मैंने उस खुशी का तासर गरीता के चेहरे पर भी देखा था। उसने पुरमुसर्रत अंदाज में कहा, आहा कैसा चमकदार दिन है, मुझे ऐसे दिन बेहद पसंद है। लंदन के मतमूल लोग तो धूप की मुसर्रतों से लुत्फ अंदोज होने के लिए हमेशा साइलों का रुख करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मजदूर भी इंसान होते हैं और फैक्ट्रियों और दुकानों में काम करते हैं। हाँ, अगर उनके लिए छुट्टी के दिनों में धूप का कोई खुसूसी प्रोग्राम आसमान की जानिब से पेश हो जाए तो फिर वो अपनी तकदीर के गुन गाते हैं। आओ अब खाना खाएं, मुझे भूख लग रही है। हम बर्गर की एक दुकान पर पहुंच गए। उसने 2 बर्गर तलब किए और काफी के साथ उन्हें चबाने लगी। हम दोनों दुकान के गोल मेज पे बैठे हुए थे। हमारे कुर्बो जवार में कुछ और लोग भी थे जो बर्गर बहुत शौक से खा रहे थे। खासे बड़े हम बर्गर थे और लजीज भी। मुझे ये लंच बहुत पसंद आया। अलबत्ता उसकी इंतहाई ख्वाहिश पर भी मैंने उसे उनका बिल ना देने दिया। ये बात मुझे पसंद नहीं, उसने गहरी सांस लेकर कहा। वो किसी कदर संजीदा हो गई थी। बाहर निकलकर मैंने उससे इसके बारे में सवाल किया, क्यों तुम संजीदा हो गई थी? बस ऐसे ही, मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुमने मेरी दावत ठुकरा दी। मुझे बड़ी मुसर्रत होती कि अगर तुम इसका बिल मुझे ही चुकाने देते। तुम्हारी मैयत इतनी दिलकश है गरीता कि मैं बहुत कुछ खराब करने पर तैयार हूँ। मैंने कहा, मगर मैं ये नहीं चाहती। आखिर क्यों इस तरह मेरी शख्सियत मशकूक हो जाती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या तुमने मेरे लहजे में कोई बुराई महसूस की है? नहीं, वो बड़े खलूस से बोली। तो फिर ऐसा क्यों सोच रही हो? बस मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं दौलतमंद होती तो यकीनी तौर पर छोटे से छोटा बिल अदा करने में भी आर महसूस करती, लेकिन चूंकि मैं दौलतमंद नहीं हूँ। अरे हाँ, क्या तुम मेरी दोस्त नैनी ग्राहम से मिलना पसंद करोगे? नैनी ग्राहम कौन है? वही जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत दौलतमंद बाप की बेटी है और उसका बाप उसे इतनी दौलत भेजता है कि वो शाहाना अंदाज में जिंदगी बसर करती है। जरूरी तो नहीं, हम लोग जिस कदर वक्त साथ गुजार सकते हैं वही बेहतर है। उसके बाद हम वापस साउथ एंड चलेंगे। मैंने जवाब दिया। यूं होता है कि जब भी मुझे फुर्सत मिलती है मैं नैनी से जरूर मिलती हूँ। मेरे और उसके दरमियान मुआहदा है। दौलतमंद होने के बावजूद वो मेरी गहरी दोस्त है। मुझे यकीन है कि तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगे रेनाल्ड। और फिर हम ज्यादा देर तो नहीं बैठेंगे उसके पास, बस थोड़ी देर के लिए प्लीज, उसने लजाजत से कहा। ठीक है गरीथा, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मुझे इनकार नहीं। मैंने उसकी इस मासूम ख्वाहिश के सामने सर झुका दिया। क्या करता, वो भी ऐसी। अगर वो जाना चाहती तो बआसानी मुझे छोड़ के जा सकती थी। भला मेरे और उसके दरमियान रिश्ता ही क्या था? चंद लम्हात की रफाकत ये हैसियत तो ना रखती थी कि मैं उसे हुक्म देता या वो मुझे किसी काम के लिए मजबूर करती। कभी कभी यारी दोस्तियां भी बड़ा असर छोड़ जाती हैं। चुनाचे में उसके साथ चल पड़ा। उसने एक बस पकड़ी थी जो नाइट्स ब्रिज की तरफ जाती थी। नाइट्स ब्रिज से आगे खूबसूरत रिहायशी इलाका शुरू हो जाता था। बस एक स्टॉप पर रुकी तो मैं गरीथा के हमरा नीचे उतर आया। हम दोनों एक जैली सड़क पर चल पड़े थे। थोड़ी देर के बाद वो एक खूबसूरत मकान के सामने रुक गई जिसके दरवाजे पर खूबसूरत बेलें बिछी हुई थी। बड़े से गेट पर कोई चौकीदार नहीं था, ताम ये खूबसूरत मकान था। गरीथा ने मुस्कुराकर मुझे देखा और इत्मीनान से गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मैं भी उसके साथ ही कदम बढ़ा दिए।
मकान के सदर गेट से दाखिल हुए तो एक मुख्तसर सी रायदारी नजर आई, जिसके फर्श पर नफीस कलीन बिछा हुआ था। रायदारी के इख्तिताम पर एक बड़ा दरवाजा नजर आ रहा था जो थोड़ा सा खुला हुआ था। दफादन खुले हुए दरवाजे से कैकों की आवाजें उभरी और मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसी वक्त ग्रेथा मेरा बाजू पकड़े अंदर दाखिल हो गई। हम एक हालनुमा कमरे में पहुंच गए, लेकिन कमरे में कदम रखते ही मैं ठिठक कर रुक गया। मेरे ऐन सामने एक शानदार सोफे पर नीम दराज, एक हाथ में शराब का गिलास और दूसरे हाथ में स्याह ऑटोमेटिक पिस्तौल जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था, थामे हैमर लंकास्टर मुस्कुरा रहा था। मेरे ज़हन को शदीद झटका लगा था। एक लम्हे के लिए दिमाग सुन्न होकर रह गया था। हैमर लंकास्टर मेरे लिए ज्यादा काबिल तवज्जो नहीं था। बस उस तसव्वुर ने पागल कर दिया था कि मुझे यहाँ तक लाने वाली ग्रीथा थी। ग्रीथा जिसे देखकर यूरोप की दास्तानी झूठी हो जाती थी। उस मासूम शक्ल के हकम में भी कोई मकरूह शख्सियत छुपी हुई थी, इस पर यकीन नहीं आता था। तशरीफ लाइए मिस्टर रेनाल्ड, लंकास्टर की जहरीली आवाज सुनाई दी, लेकिन मेरे असाब अभी तक कशीदा थे। मैं दम बखुद खड़ा रहा था। ग्रीथा आगे बढ़कर एक सोफे पर बैठ गई थी। सुना नहीं तुमने? उस बार लंकास्टर पिस्तौल हिलाते हुए दाड़ा और मैं चौंक पड़ा। मैंने चारों तरफ देखा। आलनमा कमरे में 10-11 मकरूह शक्ल गुंडे खड़े हुए थे। सबके हाथों में शराब के गिलास थे और उनके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली हुई थी। उन्हीं में मैंने कर्बी फोस्टर को भी देखा, जो तंजिया निगाहों से मुझे देख रहा था। लंदन के सबसे बड़े बदमाशों का गिरोह मेरे सामने था। कातलों और तशद्दुद पसंदों के इस टोले के दरमियान मैं तन्हा था। फिर एक मुलाजिम किस्म का आदमी हाल के अंदरूनी कमरे से अंदर दाखिल हुआ और उसने एक गिलास ग्रीथा के सामने रख दिया और फिर उसे पुर कर दिया। ग्रीथा ने किसी आवारा औरत की मानद गिलास उठाकर चुस्की ली और मुस्कुराने लगी। मेरे दिल में शदीद नफरत उभर आई थी, लेकिन इस वक्त मुझे एक और सबक मिला था, एक कीमती सबक, और मैंने इस सबक को हमेशा के लिए जहन में महफूज कर लिया था। फोस्टर, इसकी तलाशी लो। लंकास्टर ने फोस्टर को इशारा किया और फोस्टर ने शराब का गिलास रख दिया। फिर वो मेरे नजदीक आ गया। मैंने एक लम्हे में फैसला कर लिया, मैं भी रेनाल्ड था, लंदन का एक गुंडा। मुझे लंकास्टर के सामने चूहा नहीं बन जाना चाहिए था। नहीं मिस्टर लंकास्टर, कर्बी को ये ज़हमत ना दो, वो इस काबिल नहीं है कि रेनाल्ड। लेकिन अभी मैंने इतना ही कहा था कि कर्बी फोस्टर मेरे पास पहुंच गया और उसने तलाशी लेने के इरादे से मेरे कोट की जेब में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी कलाई मेरे पंजे की गिरफ्त में आ गई। मैंने उसे मरोड़ दिया। कर्बी तकलीफ से दोहरा हो गया। उसके साथ ही मैंने उसकी गर्दन पर ज़रब लगाई और उसकी कलाई छोड़ दी। कर्बी ऐन उसी जगह जा गिरा था जहां वो पहले मौजूद था। लंकास्टर, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं कि इंसानों की तरह गुफ्तगू करो। न तुम मेरे लिए अजनबी हो और ना मैं तुम्हारे लिए। इसके बाद अगर तुम्हारे मुंह से कोई गैर शाइस्ता लफ्ज निकला तो तुम्हारे ये चूहे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लंकास्टर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने एक निगाह तो कर्बी फोस्टर पर डाली जो अब उठ गया था और अपनी मदरूब गर्दन मसलकर उसे झटके दे रहा था। फिर उसने नफरत भरे लहजे में कहा, यूं लगता है रेनाल्ड, तुम जापान से बहुत कुछ सीख कर आए हो, लेकिन कोई हर्ज नहीं। तुमसे कोई गुफ्तगू करने से पहले तुम्हें तुम्हारी औकात पर लाना जरूरी है। उसके साथ ही उसने दो गुंडों को इशारा किया। दोनों कभी हकल बदमाश मेरे नजदीक आ गए। उनमें से एक ने मेरे गिरबान पर हाथ डालने की कोशिश की। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और गुंडे ये समझे कि मैं हाथों से कोई हरकत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जूते की जोरदार ठोकर उनमें से एक की पिंडली की हड्डी पर पड़ी और दूसरे की दोनों कलाइयां पकड़कर मैंने उनमें कूनी फंसा दी और उसके साथ ही मैंने बगली होलिस्टर से पिस्तौल निकाल लिया था और उसका रुख लंकास्टर की तरफ कर दिया था। लंकास्टर अब मुझ पर गोली नहीं चला सकता था क्योंकि उसका एक आदमी जद में था जिसकी पिंडली पर ठोकर पड़ी थी। वो जमीन पर बैठ गया था। दफतन ग्रीथा अपना गिलास रखकर खड़ी हो गई थी। ये आपने क्या शुरू कर दिया मिस्टर हैमर? रेनाल्ड एक मेहमान की हैसियत रखता है हमारे लिए। आपने तो मुझसे कहा था कि आप उससे सिर्फ गुफ्तगू करना चाहते हैं। आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। लंकास्टर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सोच के आसार नजर आए। फिर उसने पिस्तौल जेब में डाल दिया और आहिस्ते से बोला, सॉरी ग्रीथा, सॉरी रेनाल्ड, वैसे तुम्हारी कारकर्दगी मुझे पसंद आई। ग्रीथा मेरे नजदीक आ गई। तुम मुझे यरगमाल बना सकते हो रेनाल्ड। आओ दोस्तों की तरह बैठो। गंचन, मिस्टर रेनाल्ड को कोई मशरूब पेश करो। मैंने गिरफ्त में लिए हुए गुंडे को जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर टांग पकड़े बैठे हुए शख्स पर जा गिरा। दोनों के हल्क से अजीब सी आवाजें निकली और वो ढेर हो गए, लेकिन किसी ने उन पर तवज्जो नहीं दी। लंकास्टर के गुंडे मुझसे मरूब नजर आने लगे। मैंने भी पिस्तौल जेब में डाल लिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। गंजन वही मुलाजिम था जो ग्रीथा के लिए मशरूब लाया था। वो एक और गिलास लेकर आ गया, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उससे रोक दिया। उसी वक्त ग्रीथा मेरे पास आ गई। मेरी ख्वाहिश है रेनाल्ड, हम दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करूं। क्या चाहते हो लंकास्टर? मैंने ग्रीथा को कोई लिफ्ट नहीं दी और बराह रास्त लंकास्टर से मुखातिब हो गया। गिलास उठाओ रेनाल्ड, मैं वाकई अब दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। शुक्रिया।
मकसद बयान करो। हूँ। लंकास्टर ने अपने गिलास का मशरूब हल्क में अंडेल लिया और बोला, तफसील में जाना जरूरी नहीं मिस्टर रेनाल्ड, मुझे यकीन है कि तुम भी बेवकूफ आदमी नहीं हो और वो सब कुछ जानते हो जो लंदन के तकरीबन निस्फ दर्जन गुंडों के इल्म में आ चुका है। यानी मैंने सवाल किया। लंकास्टर अजीब सी निगाहों से मुझे देखता रहा। कर्बी फोस्टर का कहना है कि उस रात तुम्हें भी सकारा में देखा गया था, जिस रात वहाँ खूनरेज हंगामा हुआ था। क्या ये दुरुस्त है? हाँ, मैं वहाँ मौजूद था और कर्बी फोस्टर से मेरी गुफ्तगू भी हुई थी। मैंने जवाब दिया। मकसद? लंकास्टर ने पूछा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मिस्टर लंकास्टर, क्या आप उस रोज सकारा में मौजूद तमाम लोगों से ये सवाल कर चुके हैं? नहीं, मसला तमाम लोगों का नहीं था। फिर? मैंने बदस्तूर तीखे लहजे में पूछा। मसला तुम्हारा है। उस वक्त जब एनी पार्कर गोनी मकलारेंस के साथ रक्स कर रही थी, सुना है किसी ने उसे कोई पैगाम दिया और वो वहां से निकल आई। उसके बाद सकारा में जो हंगामा हुआ उसमें तुम्हारे अलावा तमाम लोग मौजूद थे और शायद एनी पार्कर को तुम्हारे करीब भी देखा गया था। उसके बाद तुम्हारे बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी। लंकास्टर बोला। मैं मुस्कुराने लगा। फिर मैंने पूछा, ये एनी पार्कर कौन है? मेरे इस सवाल पर लंकास्टर चौंक सा गया। उसकी आंखों में हैरत के आसार नजर आने लगे। चंद साथ वो सोचता रहा, फिर शायद उसने अपने गुस्से को दबाकर मसलहतन कहा, हाँ, तुम्हारे ये सवाल एक मजबूत हैसियत रखता है, लेकिन बात अगर दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करने की हो तो फिर तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए। ठीक है मिस्टर लंकास्टर, चलें मैं एनी पार्कर से शनासाई का इजहार करता हूँ। उसके बाद मैंने सवाल किया, देखो रेनाल्ड, एनी पार्कर के लिए बेशुमार लोगों ने मंसूबा बंदी की है, लेकिन ये लंदन में मेरी इज्जत का सवाल है। अगर लंकास्टर गैंग एनी पार्कर के असूल में नाकाम रहा तो फिर उसकी वक़्त खत्म हो जाएगी और दूसरे गुंडे सारे उभारेंगे, जबकि अब तक लंदन के बड़े बड़े गुंडे लंकास्टर के गिरोह में शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं और मौके के मुंतजिर रहते हैं कि किस वक्त इस बात का इजहार किया जाए। गोया यूं समझा जा सकता है कि एनी पार्कर के उसूल में न सिर्फ मेरा माली मुफाद है, बल्कि एक तरह से ये मेरे वकार का सवाल भी है। इसके अलावा एनी पार्कर जैसी शख्सियतें इस कदर आम नहीं हुई कि हर शख्स उनके बदले कुछ वसूल कर सके। मिकाइल पार्कर एक बाइख्तियार इंसान है। तुम क्या समझते हो, अगर वो हम लोगों के खिलाफ कुछ करने पर आमादा हो जाए तो क्या लंदन पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड जमीन आसमान एक न कर देंगी? इस तरह मेरे दोस्त कोई तनहा शख्स एनी पार्कर की कीमत वसूल नहीं कर सकता जैसे कि तुम। अलबत्ता ये दूसरी बात है कि हम एनी पार्कर की कीमत का तयन कर लें और उसमें से 15% एडवांस की शक्ल में मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। मेरा मकसद है कि तुम्हारा हिस्सा 15%, बाकी लोगों को भी कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा और मेरे हिस्से में सिर्फ 50% आएगा। चुनाचे मैं चाहता हूं कि एनी पार्कर मेरे कब्जे में आ जाए। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं मिस्टर लंकास्टर। मैंने शाने उचकाए। क्या मतलब? क्या तुम तैयार हो? मैं? हाँ, मेरी मुराद तुम ही से है। लंकास्टर पुरजोश लहजे में बोला। मुझे आप क्या चाहते हैं मिस्टर लंकास्टर? यही कि एनी पार्कर को मेरे हवाले कर दो। ओह, क्या आपके ख्याल में वो मेरी तहवील में है? मैंने सवाल किया। लंकास्टर गहरी निगाहों से मुझे देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हारी तहवील में नहीं तो यकीनी तौर पर तुम उसके मौजूदा पते से जरूर वाकिफ हो। आपने ये अंदाजा कैसे लगाया मिस्टर लंकास्टर? ये अंदाजा नहीं, ये हकीकत है, लंकास्टर ने कहा। लेकिन मिस्टर लंकास्टर, एनी पार्कर एक मशहूर शख्सियत है। अगर वो शिकारा से गायब हो गई तो कहीं और तो नमूदार होगी। छुप कर तो वो लंदन में बैठने से रही और तुम्हारे बेहतरीन कारकुन उसे बआसानी ढूंढ निकालेंगे। ये ख्याल मेरे ज़हन में था, लेकिन ये मुमकिन नहीं। लंकास्टर के चेहरे पर किसी कदर झंझलाहट के आसार फैल गए। क्यों मुमकिन नहीं? इसलिए कि अगर इस सिलसिले में देर होती रही तो फिर लंदन के गली कोचों में खूनरेजी होगी। न जाने मुझे कितने लोगों को कत्ल करना होगा और मेरे गिरोह को कितने अफराद मारे जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो हम लोगों का खेल है। रेनाल्ड, यूं लगता है जैसे तुम मुझसे ताउन करने पर आमादा नहीं हो। ऐसी बात नहीं मिस्टर लंकास्टर, बस मैं तो सवालात कर रहा हूँ। मैंने जल्दी से कहा, सुनो रेनाल्ड, कार्ड तुम्हारे हाथ से भी निकल जाएगा। वो रईसजादी ये महसूस करके कि इसकी जिंदगी किसी तौर खतरे में है, हुकूमत से राब्ता कायम करेगी और उसके बाद मैं, तुम या और कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकेगा। ये बात दुरुस्त है। वैसे मिस्टर लंकास्टर, आपको इसकी रिहाइशगाह मालूम नहीं? नई रिहाइशगाह मालूम नहीं हो सकी, पुरानी रिहाइशगाह वो छोड़ चुकी है। मैं मालूम कर चुका हूँ। बहरहाल मैं तुमसे ताउन करने के लिए तैयार हूँ। इसकी कीमत का तयन करो। उसके चेहरे पर मुसरत के आसार फैल गए। तुम बताओ क्या चाहते हो? $50 लाख, मैंने कहा और लंकास्टर का मुंह हैरत से खुल गया। क्या? उसकी फटी फटी आवाज उभरी। सिर्फ $50 लाख? तुम गैर संजीदा गुफ्तगू कर रहे हो रेनाल्ड। क्या तुम उसकी पूरी कीमत वसूल करना चाहते हो? पूरी कीमत तो कोई $1 करोड़ बनती है डियर लंकास्टर। क्या कहा जा सकता है? मिस्टर मिकाइल पार्कर यहूदी नस्ल से हैं। वो क्या दे सकते हैं इसका तयन मुश्किल है।
और फिर उनसे वसूल करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ, बहरहाल तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हें 10 लाख डॉलर से ज्यादा नहीं दे सकता। ये रकम नाकाबिले कबूल है। 15 लाख डॉलर, 25 लाख से 1 लाख डॉलर भी कम नहीं, 30% एडवांस। चलो मंजूर है। कहाँ है वो? उसका वजूद ठिकाना तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन वो एक दिन के अंदर मुझसे मुलाकात करने वाली है। ओह, क्या वाकई? उसने मुझे फोन किया था। मुलाकात के वक्त का तयन नहीं किया? नहीं। वजह मुलाकात? शायद वो मुझसे मुतासिर हो गई है। मैंने उसे वहां से फरार कराने में भी मदद की थी। इस बात में झूठ यूं नहीं है कि हंगामे के बाद भी मैं वहां मौजूद था। करबी का भी यही कहना है। उसने तुम पर निगाह रखी थी और उसके बाद से ये ड्यूटी गरीथा ने संभाल ली थी। गरीथा बदस्तूर तुम्हारे पीछे थी और उसने इतला दे दी थी कि वो तुम्हें ला रही है। बहरहाल फिर क्या ख्याल है? सौदा तय पा चुका है। ये 10,000 डॉलर एडवांस, बाकी रकम हाथों हाथ। लंकास्टर ने नोटों की एक गड्डी जेब से निकालकर मेरी तरफ उछाल दी। नोटों की गड्डी मैंने जेब में रखी और सवालिया निगाहों से लंकास्टर को देखने लगा। इस अहम काम की अंजाम दही के लिए मैं तुम्हें मजीद आदमी भी मुहैया कर सकता हूँ। तुम्हें अंदाजा है कि दूसरे लोग भी इस ताक में हैं। अच्छी तरह अंदाजा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा उन्हें भी। और फिल वक्त मुझे तुम्हारे किसी आदमी की जरूरत नहीं। अगर जरूरत हुई तो तुमसे राब्ता कायम कर लूंगा। फोन नंबर ले लो और उसके साथ ही एक बात और सुन लो रिनाल्ड, अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो मेरे लिए यह मुश्किल नहीं होगा कि लंदन की किसी सड़क पर तुम्हारा जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया जाए। मुझे अंदाजा है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, तुम मुतमईन रहो। और मुझे एक फोन नंबर नोट करा दिया गया। उसके बाद मैं उठ गया। गरीथा तुम्हें छोड़ आएगी। जाओ गरीथा, मेहमान को जिस तरह लाई थी उसी तरह रुखसत कराओ। नहीं शुक्रिया, मैं खुद चला जाऊंगा, मैंने कहा। और लंकास्टर भी अपनी जगह से उठ गया। उसने मुझसे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और मैंने भी तपाक से उसका मसाफा किया। करबी फोस्टर अभी तक मुझे कीना निगाहों से देख रहा था। उसके बाद लंकास्टर मुझे बाहर तक छोड़ने आया था। मैं दूर तक पैदल चलता रहा। गरीथा का तस्वर अब ज़हन से निकल गया था और दूसरे ख्यालात दिमाग में आ रहे थे। बाज़ औक़ात एहसास होता है कि मैं किस चक्कर में फंस गया। ज़ाहिर है जराइम की जिंदगी में प्रोग्राम के हिस्से में शामिल नहीं थे, लेकिन हालात मुझे इस डिगर पर भी ले आए थे। इन हालात से निकलना मेरे बस की बात नहीं थी और मैं तकदीर से जंग नहीं कर सकता था। इसलिए जो रुख सामने आया था उस पर सफर करते रहना मुनासिब था। बहरहाल मकसद कभी फोत नहीं होता। मेरा हर कदम अपनी मंजिल की जानिब था, लेकिन राह गुजर भी एक हैसियत रखती है क्योंकि उसी से गुजरने के बाद मंजिल मिलती है। अब दूसरे मसाइल थे। मुझे एनी पार्कर का इंतजार था। इस बात का मुझे यकीन था कि वो मुझसे दोबारा मुलाकात जरूर करेगी, लेकिन इस यकीन की कोई खास वजह नहीं थी। मुमकिन है ये सिर्फ मेरा ख्याल हो और इस ख्याल की तकमील ना हो सके। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। एंड्रयू अलग बदन हो रहा था और लंकास्टर से भी दुश्मनी हो जाएगी। लंकास्टर के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन जो सामने आ चुका था उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि लंकास्टर से दुश्मनी आसान नहीं होगी। दूसरी शख्सियत एंड्रयू की थी। अगर एंड्रयू को यह मालूम हो जाए कि मैं लंकास्टर से मुलाकात करके ऐसा कोई सौदा कर चुका हूँ तो उसकी कैफियत क्या होगी? क्या वो मजीद बदन नहीं हो जाएगा? इस गौर फिक्र में न जाने में कहां से कहां निकल आया था कि मुनासिब फैसला करना था कि कोई सही हल निकालना था। ये हल क्या हो? बहरहाल कुछ भी हो, एंड्रयू से बिगाड़ किसी तौर मुनासिब नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि मैं कौन हूँ और इस सिलसिले में उसकी अहमियत ज्यादा है। बाकी जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। एक टैक्सी रोककर मैं साउथ एंड चल पड़ा। लंबा सफर तय करके मैं अपने यानी रेनाल्ड के मकान में दाखिल हो गया। रीटा वापस आ चुकी थी और बरामदे में खड़ी मुझे टैक्सी से उतरते देख रही थी। मैं बिल अदा करके उसके पास पहुंच गया। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई। हेलो रीटा। हेलो, उसने आहिस्ता से कहा। एंड्रयू वापस नहीं आया? मैंने पूछा। नहीं। तुम कब आई? कई घंटे हो गए। मिस्टर बर्टनरेड फ्रांस गए हुए हैं, शायद 2-3 हफ्ते में वापस आए। और तुम्हारे लिए कोई पैगाम नहीं छोड़ गए? बस इतना कि मैं इस दौरान आराम करूं, उसने वापस मुड़ते हुए कहा और मैं उसके साथ साथ अंदर आ गया। कुछ पियोगे? हाँ, अगर मुमकिन हो सके तो काफी पिला दो, मैंने कहा और रीटा वापस चली गई। मुझे उसकी इस कैफियत से कौफ सी होने लगी थी। इस तरह तो इन लोगों के साथ रहना मुश्किल है। रीटा एंड्रयू से बददिल होकर मेरी तरफ माइल होना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसे किसी चक्कर में किसी कीमत पर नहीं पड़ सकता था। एंड्रयू से दुश्मनी मोल लेना बेहद खतरनाक होता, लेकिन खतरनाक तो रीटा भी थी। दोनों ही को मेरी असलियत मालूम थी और इनमें से किसी की भी मुखालिफत मुझे परेशान कर सकती थी। लेकिन लंदन अब मेरे लिए इस कदर अजनबी नहीं रहा था। खास तौर से इन बदमाशों की दुनिया मेरी निगाह में आ चुकी थी। अगर ये लोग हालात से निमट सकते तो मैं भी एक नई शख्सियत इख्तियार करके कोशिश कर सकता हूँ।
बहरहाल ये उस वक्त होगा जब सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। जब तक निभ रही है निभाया जाए। रीटा काफी बना लाई। एक प्याली मेरे हाथ में देकर वो दूसरी प्याली खुद लेकर बैठ गई। कहाँ घुमाया ली? बस रीटा, हालात अजीब से अजीब तर होते जा रहे हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे इर्द गिर्द दलदल बढ़ती जा रही है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। इसी वक्त दरवाजे पर एंड्रयू नजर आया। अंदर आ सकता हूँ? ओह एंड्रयू आओ, कहाँ गायब हो गए थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सख्त मसरूफ था। एंड्रयू एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गया। रीटा, काफी मुझे भी मिल सकेगी? जरूर, तुम्हारे लिए कप ले आऊं? रीटा ने कहा और उठकर बाहर निकल गई। एंड्रयू उसे जाते हुए देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ये लड़की अब भी दिलकश है। क्या ख्याल है अली? तुम्हारी महबूबा है एंड्रयू, बल्कि मुस्तकबिल में तुम्हारी बीवी। बीवी? एंड्रयू हंस पड़ा। क्यों, क्या तुम उससे शादी नहीं करोगे? इससे ज्यादा इम्काना सवाल दूसरा नहीं हो सकता, एंड्रयू ने मुझसे कहा। मेरा तो यही ख्याल था, मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा। महबूबा और बीवी में बहुत फर्क होता है अली, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम इससे शादी कर सकते हो? मेरे लिए उसका यह सवाल गैर मुतवक्के था। इसमें पोशीदा तंज को मैं महसूस किए बगैर ना रह सका। मेरा ख्याल है एंड्रयू, तुम मुझ पर इस छोटे से एहसान का बहुत बड़ा मुआवजा वसूल कर रहे हो। मेरा अपना एक मयार है, मेरी अपनी एक हैसियत है। मुझे यकीन है कि तुम आइंदा ऐसी फजूल बातों से परहेज करोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? इनमें से कौन सी फजूल बात थी? वो तेजी से बोला। तुम्हारे इस सवाल से अंदाजा होता है कि तुम मेरे और रीटा के बारे में गलत ख्याल रखते हो, लेकिन हम लोग मशरिक के परवरदा ऐसी बेहूदगियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसके अलावा मेरी जिंदगी में इन हमाकतों की गुंजाइश भी नहीं है। गोया तुम कहना चाहते हो कि इस वक्त तुमसे ज्यादा शरीफुल नस इंसान कोई नहीं। ये कैसे मुमकिन है अली? मौके से कौन फायदा नहीं उठाता? तुम अहमक हो। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि फजूल बातों से परहेज करो। इस बार मेरा लहजा सख्त था। अगर ये हकीकत है तो ताज्जुब है। तुम्हारी निस्बतन रीटा एक अच्छी लड़की है एंड्रयू, वो तुमसे बेहतर ख्यालात की मालिक है। बहरहाल मैं तुम्हारी शख्सियत पर तबसरा नहीं करना चाहता। रीटा तुम्हें चाहती है। मेरा ख्याल है उसने अपना मुस्तकबिल तुमसे वाबस्ता कर रखा है। पता नहीं तुम उसे क्या हैसियत देना चाहते हो। मेरा और उसका मामला है, खामोश हो जाओ। शायद वो आ रही है, एंड्रयू ने कहा। दूसरे इलम में रीटा दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसके चेहरे पर अजीब सा सकूत तारी था। उसने खामोशी से एंड्रयू को कॉफी पेश की और पलटते हुए बोली, मेरे सर में दर्द है, मैं आराम करूंगी। ओके रीटा, हम लोग अभी जरा गुफ्तगू करेंगे, तुम आराम करो, एंड्रयू बोला और रीटा दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। तुम लोग दिन भर क्या करते रहे? उसके जाने के बाद एंड्रयू ने सवाल किया। मैं आवारागर्दी करने निकल गया था, तुम्हारे आने से थोड़ी देर कबल ही वापस आया हूँ, मैंने जवाब दिया। रीटा के बारे में बताने की मैंने जरूरत महसूस नहीं की थी। कहाँ कहाँ घूम आए? मेरी आज की आवारागर्दी काफी दिलचस्प रही। शायद तुम्हें ये सुनकर हैरत हो कि मैं हैमर लैंकास्टर से मुलाकात करके आ रहा हूँ। नहीं, मुझे हैरत नहीं है, एंड्रयू ने सपाट लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं चौंक कर बोला। मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम मुझे इस बारे में बता कैसे दिया? क्या कोई नया प्रोग्राम जहन में आया है? कोई नई स्कीम बनी है तुम्हारे दरमियान? तुम्हारा लहजा मशकूक है एंड्रयू। हाँ, मुझे इस बात का यकीन है अली कि तुम मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो। मुझे उस वक्त भी यकीन था जब तुमने एनी पार्कर को शिकारा से भगा दिया था, जबकि तुम उसे नहायत आसानी से अगवा कर सकते थे। ये तुम्हारी हमकाना सोच है। एनी पार्कर को उस वक्त अगवा करना नामुमकिन था। वहाँ बहुत से गिरोह सरगर्मे अमल थे, हम उसे आसानी से काबू नहीं कर सकते थे, जबकि मौजूदा सूरत हाल मुख्तलिफ है। मसलन एनी पार्कर को मैंने मुतासर करने की कोशिश की थी और दूसरी मुलाकात पर मेरे बारे में उसका नजरिया मुख्तलिफ होगा। दूसरी मुलाकात कहाँ तय पाई है? बस यहीं जरा सी चूक हो गई मुझसे, लेकिन बहरहाल मैं उसे तलाश कर लूंगा। गोया तुम्हें उसकी नई रिहायशगाह नहीं मालूम, एंड्रयू ने तंजिया लहजे में कहा। यह हकीकत है एंड्रयू। नहीं, तुम्हारे पास उसका कोई फोन नंबर होगा? इसका मौका ही नहीं मिल सका, मैंने जवाब दिया और एंड्रयू हंसने लगा। हाँ, तो हैमर लैंकास्टर के बारे में तुम बता रहे थे, वो बोला। सोच रहा हूँ कि अब बताना मुनासिब भी है या नहीं। तुम्हारी ज़हनी कैफियत बदल चुकी है एंड्रयू, उसके बावजूद तुम मेरी मुट्ठी में हो अली। हैमर लैंकास्टर या दूसरे लोग ये नहीं जानते कि तुम रेनाल्ड नहीं हो, वो इसी हैसियत से तुमसे मुतारिफ हैं, जबकि मैं कुछ और भी जानता हूँ, उसने मैनीखेज लहजे में कहा। मुझे इसका एतराफ़ है एंड्रयू, और यही जवाब है मेरी सच्चाई का कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। सुनो अली, मैं तुम्हें इतना बता दूं कि आज मैंने तुम्हारा ताकुब किया था। वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी लैंकास्टर की साथ ही गरिथा है, और तुम उसके साथ नाइट्स ब्रिज साउथ की इमारत नंबर 20 में गए थे, जहां तुमने यकीनन हैमर लैंकास्टर से मुलाकात की होगी। इसके अलावा कुछ और बताना चाहो तो जरूर बताओ। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं तुम्हारी इस कारकर्दगी को तहसीन की निगाह से देखता हूँ एंड्रयू, उसके बाद की तफसील सुनो, मैंने कहा, और एंड्रयू को पूरी गुफ्तगू सुनाकर $10,000 के नोट भी उसके सामने डाल दिए। लेकिन एंड्रयू के चेहरे की कैफियत जूं की तूं रही।
ताज्जुब है तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों बता दिया। इसलिए कि मैं तुमसे मुखलिस हूँ, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुम्हारी ख्वाहिश है, मैंने कहा। और एंड्रयू किसी सोच में गुम हो गया। अगर अब तुमने लंकास्टर से फ्रॉड किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चंद लम्बे बाद वो बोला, जो होगा देखा जाएगा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम सारे फजूल ख्यालात अपने दिमाग से निकाल कर मुझ पर इतमाद करो। ये सिर्फ एक शक्ल में मुमकिन है। एंड्रयू मेरे चेहरे पर नजरें जमा कर बोला, हाँ बताओ, तुम आज रात को किसी न किसी तरह एनी पार्कर को इसकी रिहाइशगाह से निकाल लाओ और रातों रात हम उसका सौदा कर लें। मैं वादा करता हूँ कि उस काम के फौरन बाद मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के इंतजामात कर दूंगा। एंड्रयू ने कहा और मैं हैरत से उसे देखने लगा। ये कैसे मुमकिन है एंड्रयू? मुमकिन है बशर्तिया कि तुम तैयार हो। अगर तुम कोई उम्दा तरकीब बता सकते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इतनी जल्दी एनी पार्कर तक पहुंचना किस तरह मुमकिन है? मैं तुम्हें उसका ठिकाना बता सकता हूं, बल्कि यूं समझो कि उसके ठिकाने तक ले जा सकता हूं। अब बोलो, एंड्रयू ने कहा और मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वो कैसे एंड्रयू? मैंने ताज्जुब से पूछा। इतने बड़े बड़े लोग उसके पीछे पड़े हुए अली कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उनके मुकाबले में तो एंड्रयू एक उठाई गिर है, लेकिन उठाई गिरों को ज्यादा मोहतात रहना पड़ता है। मुख्तसर बता दूं कि मैं एनी पार्कर के नए ठिकाने से वाकिफ हूँ और इस बात से भी कि उसने एक प्राइवेट जासूस गरोटर की खिदमात भी हासिल कर ली हैं। गरोटर शैतान का दूसरा रूप है और जिस तरह लंकास्टर जराइम की दुनिया का बादशाह है, इसी तरह गरोटर अपनी फील्ड का शहनशाह है। लोमड़ी से ज्यादा चालाक, शेर से ज्यादा निडर और गेंडे से ज्यादा मजबूत। इस मजमूए का नाम गरोटर है। वेरी गुड। और उसके पुराने शनासा? मैंने पूछा। एनी पार्कर के? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैंने ताइदी सर हिलाया। चालाक रईस दादी एमएक नहीं है। उसने अंदाजा लगा लिया है कि उसके एमएक साथी उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए उसने चोला ही बदल लिया है। कमाल है एंड्रयू, तुमने वाकई उसका पता लगाकर कमाल किया है। कहाँ मुकीम है वो? मैंने बेइख्तियार पूछा और एंड्रयू मुस्कुराने लगा। ये बताना मुश्किल है। ओह हाँ ठीक है, बहरहाल मैं तैयार हूँ। तुम जिस वक्त चाहो मुझे वहां ले चलो। मैं इंतहाई कोशिश करूंगा कि तुम्हारा काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक अंजाम दे सकूं। क्या तुम सच बोल रहे हो? एंड्रयू बोला। एंड्रयू, तुम मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। अभी तक मेरे हाथों तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची। मेरी ख्वाहिश है कि इस वक्त तुम अपने मफरूजात को हकीकत का रूप ना दो जब तक मेरे बारे में कोई सबूत ना मिल जाए। एंड्रयू गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, चंद घंटों की बात है, लेकिन इस वक्त तक तुम मेरे साथ रहोगे जब तक हम अपना काम अंजाम ना दे लें। यह बात यकीनन तुम्हारे इल्म में नहीं होगी कि लंकास्टर के एक आदमी ने तुम्हारा ताकुब किया है। मुमकिन है कि उसके कुछ और साथियों ने हमारा फोन नंबर भी टैप किया हो, इसलिए हम यहाँ से कोई फोन भी नहीं कर सकेंगे। मैं मुतय्यराना अंदाज में मुंह खोल कर रह गया। बहरहाल ये जराइम की दुनिया थी और मैं अभी इन मामलात में बहुत पीछे था। रीटा ने इस दौरान हमारे दरमियान मुदाखलत नहीं की थी। शाम को 7 बजे के करीब एंड्रयू मेरे साथ तैयार होकर छुपता छुपाता गेट तक आया। उसने बाहर झांका और फिर मुस्कुराकर गर्दन अंदर कर ली। अपने दोस्त को देखना पसंद करोगे? क्या वो मौजूद है? मैंने पूछा और एंड्रयू को हटाकर खुद बाहर झांका। इमारत की दरमियानी सड़क की दूसरी तरफ फुटपाथ पर लगे हुए खंबे के साथ एक मोटा ताजा आदमी खंबे का सहारा लिए अखबार से चेहरा छुपाए खड़ा हुआ था। एंड्रयू को बात में कोई शक नहीं था। अब क्या किया जाए? मैंने पूछा। सिर्फ 2 काम हो सकते हैं। अव्वल तो ये कि हम बाहर निकलकर उस गधे को पकड़ लें और उसे अंदर लाकर बांध कर डाल दें, या फिर खामोशी से अकबी दीवार से बाहर निकल जाएं और टैक्सी लेकर चल पड़ें। लेकिन इसमें एक कबाहत है। वो क्या? मैंने पूछा। इस अहम काम के लिए गाड़ियों की जरूरत पेश आएगी। टैक्सी से काम नहीं चल सकता। ये भी ठीक है, एक ही तरकीब समझ में आती है और वो ये कि तुम एक कार लेकर निकलो, मैं दूसरी कार में तुम्हारे पीछे आता हूँ। रास्ते में किसी जगह इससे निपट लेंगे। बस ठीक है, इससे उम्दा तरकीब दूसरी नहीं हो सकती थी।